गौतम गंभीर जिनकी हेड कोचिंग में He knows the importance of that hit. इंडिया ने चैंपियन ट्रॉफी जीती, It's the Champions Trophy for India. एशिया कप जीता It's over. It's India who win the Asia Cup. और ना जाने कितने रिकॉर्ड बनाए। Fastest ever 100 made by an Indian again. इन्हीं की कोचिंग में आज इंडिया फंसता जा रहा है। मेरे अंदर का दिल रोता है टेस्ट क्रिकेट ऐसे दिखते हैं यार। घर के अंदर इंडिया 2 बार टेस्ट में व्हाइट वॉश हो चुका है। People come to watch me win. आज लोग कहने लगे हैं कि जीजी एरा को खत्म करो। टीम को तोड़ नहीं सकते यार, आप तोड़ेंगे तो फिर आपको रिजल्ट ऐसे ही आएंगे। इनकी बातें अब लोगों को बुरी लगने लगी है। इस तरह की विकेट नहीं बनानी चाहिए जो टॉस पे डिसीजन हो जाए। आइए आज की वीडियो में जीजी एरा को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कहानी की शुरुआत दिसंबर 2021 में होती है, जब गौतम गंभीर पहली बार एलएसजी के मेंटोर बनते हैं। ये पहली बार हो रहा था जब गौतम गंभीर एज अ प्लेयर या एज अ कैप्टन नहीं बल्कि एज अ मेंटोर रहने वाले थे टीम में। इससे पहले गौतम ने न कभी मेंटोरशिप की थी, न कभी ये कोच वगैरह थे। पहली बार मेंटोर बनने वाले थे एलएसजी के। कमाल बात ये थी कि इनको 2022 आईपीएल के लिए मेंटोर बनाया गया था और एलएसजी 2022 आईपीएल में पहली बार अपना अपीयरेंस देने वाली थी आईपीएल के अंदर। सबको लगा ये पहली बार है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। गौतम ने भी एलएसजी से कह दिया कि अगर हम नीचे भी फिनिश करते हैं तो पहली बार आईपीएल खेल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। One team has to win, one team has to lose. बट कमाल जब हुआ जब 2022 आईपीएल में एलएसजी जो न्यू टीम आई थी 14 में से 9 मैच जीत जाती है और ये प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। इवन ये जो 14 में से 9 मैच जीते थे, इनसे ज्यादा मैच सिर्फ गुजरात ने जीते थे। मतलब एलएसजी ने कमाल ही कर दिया पहले ही सीजन में। गौतम एज अ मेंटोर पहली बार में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल साबित हुए और सबकी नजर में ये आ चुके थे कि ये मेंटोर से भी कमाल की करते हैं। बाद में 2023 आईपीएल आया और एलएसजी इनको कंटिन्यू करती है। एक बार फिर से एलएसजी इनको एज अ मेंटोर हायर करती है और ये फिर से मेंटोरशिप देने आते हैं। कमाल तब होता है जब दूसरी बार आईपीएल खेलने वाली एलएसजी दूसरी बार भी प्लेऑफ में जाती है और इस बार भी मेंटोरशिप कर रहे थे गौतम गंभीर। इवन 2023 आईपीएल में तो एक ऐसा मैच भी हुआ जहां पर गौतम गंभीर की विराट के साथ लड़ाई हो गई, जबकि गौतम अपने प्लेयर के लिए लड़ रहे थे। एक्चुअली विराट कोहली की लड़ाई नवीन उल-हक के साथ हुई थी, लेकिन नवीन को बचाने के लिए गौतम आते हैं और वो विराट से लड़ने लग जाते हैं। पहली बार कोई देख रहा था कि उस टीम का मेंटोर जो है वो अपने प्लेयर के लिए लड़ रहा था और यहाँ से गौतम की इमेज एज अ मेंटोर बहुत अच्छी बन चुकी थी। इसी के बाद 2024 आईपीएल आया और 2024 आईपीएल में गौतम जाते हैं केकेआर की टीम में। देखिए, केकेआर की टीम में गौतम इसलिए गए थे क्योंकि केकेआर ने इन्हें पूरे सीजन के लिए 25 करोड़ रुपए ऑफर किए थे, जो बहुत ही बड़ा अमाउंट है। एक्चुअली में जितने भी मेंटोर होते हैं पूरे आईपीएल में उनकी सैलरी 2.5 करोड़ से 3 करोड़ होती है, लेकिन गौतम को 25 करोड़ रुपए दिए गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गौतम गंभीर केकेआर के काफी बढ़िया प्लेयर रह चुके थे। एज अ कैप्टन भी केकेआर को इन्होंने 2 ट्रॉफी दिलाई थी। इवन केकेआर की जो आखिरी ट्रॉफी थी 2014 में वो गौतम की कैप्टनसी में ही आई थी। गौतम के जाने के बाद केकेआर कभी ट्रॉफी नहीं जीत पाई। ऐसे में जब शाहरुख खान ने देखा कि गौतम इतनी अच्छी मेंटोरशिप कर रहे हैं, अगर हम इन्हें एज अ प्लेयर एज अ कैप्टन नहीं ला सकते हैं तो एज अ मेंटोर लेके जाएं, चाहे जितना भी पैसा लगे। यही रीजन था कि एज अ मेंटोर इनको सबसे ज्यादा पैसा दिया गया, 25 करोड़ रुपए दिया गया और ये एक्चुअली में केकेआर में रिटर्न आ गए। केकेआर में जब गौतम रिटर्न आते हैं तो केकेआर के फैंस इनका स्वागत करते हैं। एयरपोर्ट में भीड़ जम जाती है और लोग गौतम गंभीर के पोस्टर लेकर आते हैं। ऐसा पहली बार हो रहा था जब कोई कोच नहीं बल्कि मेंटोर के लिए लोग इतना ज्यादा पागल थे कि भाई ये आ गया है तो अब हमारी टीम जीत जाएगी। बाद में जैसे ही गौतम आते हैं एज अ मेंटोर ये आए थे, लेकिन एज अ कोच वाला एक काम करते हैं, पूरी टीम का ये कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं। सबसे पहले मेन खिलाड़ी जैसे कि रसल, सुनील नारायण, श्रेयस अय्यर को रिटेन करते हैं और बाकी खिलाड़ियों को छोड़ देते हैं। मिला जुलाकर केकेआर के पर्स में 32 करोड़ 70 लाख रुपए बचते हैं 2024 आईपीएल के लिए और सबको अब लगता है कि इस बार ये 32 करोड़ में क्या ही खरीदने वाले हैं। नवंबर 2023 में केकेआर के मेंटोर बने थे और दिसंबर 2023 में 2024 आईपीएल का ऑक्शन आ खड़ा हुआ। सबको यही लग रहा था कि केकेआर के पास 32 करोड़ है, ये 4-5 खिलाड़ी खरीदने इनको, तो ये 5-5 करोड़ 6-6 करोड़ वाले खिलाड़ी खरीदने वाले हैं। बट एक्चुअली में जब ऑक्शन आया तो 24 करोड़ 75 लाख रुपए केकेआर ने सिर्फ एक खिलाड़ी पे लगाए, वो थे मिचेल स्टार्क। गौतम गंभीर ने मिचेल स्टार्क के लिए 24 करोड़ 75 लाख रुपए लगा दिए और सब लोग शौक रह गए। सब लोग कहने लग गए ये बेवकूफ है क्या, एक टीम के पर्स में ही 32 करोड़ रुपए है, उनको 5 खिलाड़ी खरीदने और वो एक खिलाड़ी में अगर 25 करोड़ का अमाउंट लगा दे तो सब उनको बेवकूफ ही बोलेंगे। बट बाद में जब 2024 आईपीएल स्टार्ट हुआ तो लोगों को समझ में आया कि गौतम बेवकूफ नहीं, वो बहुत स्मार्ट है। एक्चुअली मिचेल स्टार्क को जब ये लेके आते हैं तो बड़े मैच इनको स्टार्क ही जिता कर देते हैं। प्लेऑफ में तो केकेआर इजीली चली आती है, लेकिन प्लेऑफ के बाद एसआरएच के सामने वो क्वालिफायर मैच या फिर फाइनल मिचेल स्टार्क ही जिताते हैं। एंड 2024 का जो आईपीएल था ये केकेआर एक तरफा टॉप में रहकर जीतती है। जीत लिया है केकेआर ने
टाटा आईपीएल 2024 की ये ट्रॉफी। देखिए जैसे ही केकेआर 2024 आईपीएल जीतती है, इसके बाद हेटरों का मुंह तो बंद ही होता है, ट्रोलर का मुंह तो बंद ही होता है। साथ में गौतम एज अ मेंटोर सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मेंटोर देखे जाने लगते हैं, क्योंकि 3 बार ये मेंटोर थे, 2 बार टीम ने प्लेऑफ खेला और 1 बार टीम ने कप ही उठा लिया। कमाल बात ये थी कि केकेआर ने 3 टोटल आईपीएल की ट्रॉफी जीती है। 2 बार गौतम गंभीर कैप्टन थे और 1 बार ये मेंटोर थे, और जब ये मेंटोर बने 10 साल बाद, तब जाके केकेआर तीसरी ट्रॉफी जीत पाई। यहाँ से गौतम गंभीर की इमेज पूरे वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर एज अ मेंटोर, एज अ कोच बहुत अच्छी बन गई थी। सबको समझ में आ गया था कि ये काफी बढ़िया कोच बनेंगे। जब ये सारी चीजें हो रही थी, मतलब कि मई 2024 में 2024 आईपीएल का फाइनल हो रहा था, इसी सेम टाइम में बीसीसीआई ने एक एप्लीकेशन निकाला, वो था नए हेड कोच के लिए। एक्चुअली में राहुल द्रविड़ ने एज अ हेड कोच रिजाइन दे दिया। इन्होंने बोला कि भाई मेरी हेड कोचिंग में ना हम WTC जीते ना हम वर्ल्ड कप जीते, तो मैं रिजाइन दे रहा हूँ अब। और जब ये रिजाइन दे रहे थे तो मई के महीने में बीसीसीआई ने बोला कि हमें नया हेड कोच चाहिए, सब लोग एप्लीकेशन भरो, और इसी समय गौतम एज अ कोच एज अ मेंटोर टॉप में आ गए थे। बाद में एप्लीकेशन वगैरह फिल हो जाते हैं, पता नहीं लगता कि गौतम ने इस एप्लीकेशन को फिल भी किया है या नहीं किया है, क्योंकि इस समय एप्लीकेशन खोल ही नहीं गए थे। मई 2024 के बाद जून 2024 से जाते हैं और अब T20I वर्ल्ड कप आ गया, और T20I वर्ल्ड कप के लिए रोहित शर्मा राहुल द्रविड़ को रिटर्न लाते हैं। रोहित कहते हैं कि 1 वर्ल्ड कप और आप हेड कोच रह लो, इसके बाद आप चले जाना। तो राहुल द्रविड़ 2024 वर्ल्ड कप के लिए रिटर्न आ गए और इसके बाद नया हेड कोच चुना जाना था। अब 2024 में T20I वर्ल्ड कप हुआ और राहुल द्रविड़ की कोचिंग में इंडिया 1 वर्ल्ड कप तो जीत ही जाती है। वेल इंडिया ये वर्ल्ड कप जीत जाती है और इसके बाद जुलाई के महीने में अब नया कोच चाहिए था, क्योंकि अब राहुल द्रविड़ टोटल जा चुके थे, अब इनका पत्ता टोटल हेड कोच से कट हो चुका था। तो जुलाई 2024 में इंडिया को नया हेड कोच चाहिए था। इस समय तक गौतम टॉप के मेंटोर बन चुके थे, 3 आईपीएल टीम को इन्होंने कमाल का डोमिनेट करवाया था। इस समय जब बीसीसीआई एप्लीकेशन खोलती है तो उनको समझ में आता है कि 3000 लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया है, दुनिया के बड़े बड़े लेजेंड इसको भरे हुए हैं। एक्चुअली में जो 3000 एप्लीकेशन भरे गए थे, इसका रीजन साफ था, क्योंकि 12 करोड़ रुपए इसकी सैलरी रखी गई थी, मतलब 1 करोड़ रुपए महीना दिए जाने थे। बट बीसीसीआई को एक ऐसा नाम चाहिए था जो एक्चुअली में सैलरी वगैरह ना देखे, जो एक्चुअली में इंडियन टीम में आके इम्पैक्ट डाले और उनको तीनों फॉर्मेट में ऊपर लेकर जाए। ऐसे में जब बीसीसीआई सारे एप्लीकेशन देखती है तो इनको गौतम का भी नाम मिलता है। गौतम ने भी एप्लीकेशन फिल किया था और एक्चुअली में गौतम से अच्छा कोई वहां पे इनको मिलता ही नहीं हेड कोच के लिए। बीसीसीआई को लगता है कि गौतम एज अ मेंटोर इतने सक्सेसफुल थे, बाकी तो कोई भी सक्सेसफुल नहीं था, ना किसी को एक्सपीरियंस है, तो गौतम को हेड कोच बनाया जाना चाहिए। फाइनली 9 जुलाई का दिन आता है और 9 जुलाई 2024 को गौतम गंभीर बन जाते हैं इंडिया के न्यू हेड कोच। देखिए जैसे ही गौतम हेड कोच बनते हैं, इंडिया के लोग जश्न मनाने लगते हैं। लोगों को लगता है गौतम आए हैं तो इंडिया तीनों फॉर्मेट में सारे कप जीत जाएगा। लोगों को लगता है गौतम जो है ये पूरी टीम को सपोर्ट करने वाले खिलाड़ी हैं, ये एक प्लेयर को सपोर्ट नहीं करते, इंडिया फाइनल भी जीतेगी, ऑस्ट्रेलिया वाली मेंटेलिटी आ जाएगी। सबको ये लगता है कि इंडिया तीनों फॉर्मेट में डोमिनेट तो करता है, लेकिन इंडिया फाइनल हार जाता है। लेकिन गौतम के आने के बाद इंडिया फाइनल भी जीतेगा, क्योंकि गौतम की जो मेंटेलिटी है ये ऑस्ट्रेलिया जैसी है, सबको यही लग रहा था। इवन गौतम जब टीम में आते हैं तो ये कहते हैं कि मुझे पूरा कंट्रोल चाहिए, बीच में मुझे किसी का भी इंटरफेयर नहीं चाहिए, मैं चाहूंगा जिसको उसको टीम में रखूंगा, उसको खिलाऊंगा, जिसको मैं चाहता हूं उसको रिटर्न लेकर आऊंगा। बीसीसीआई इनको पूरा कंट्रोल दे भी देती है कि आपको जैसा कंट्रोल चाहिए आप वैसा ले लो, बस टीम को ट्रॉफी जितानी है, और यहाँ से शुरुआत होती है जीजी एरा की। People come to watch me win. अब इनके हेड कोच बनने के बाद इंडिया का जो पहला टूर था, पहली सीरीज थी, वो श्रीलंका में थी, और इंडिया श्रीलंका जाती है 3 ODI खेलने के लिए और 3 T20I खेलने के लिए। इंडिया जब T20I खेलना स्टार्ट करती है तो यहाँ पे इंडिया 3-0 से T20I सीरीज जीत जाती है, और इस T20I सीरीज में कमाल चीजें होती है। लोगों को समझ आता है कि इन्होंने रिंकू से भी बॉलिंग करा दी, सूर्या से भी बॉलिंग करा दी, मतलब गौतम तो कमाल कर रहे हैं। सबको लगने लग जाता है जैसे गौतम ने नारायण को बैट्समैन बनाया है, वैसे ही वो यहाँ पे भी सूर्या को बॉलर बना देंगे, रिंकू को भी ऑलराउंडर बना के छोड़ेंगे। इसके जस्ट बाद श्रीलंका से ODI सीरीज होती है, जहाँ पे रोहित कोहली को बुला लेते हैं, जबकि रोहित कोहली अभी रेस्ट में थे। सब लोग शौक रह जाते हैं कि भाई रोहित कोहली को इन्होंने बुलाया है, और ये कहते हैं कि मैं 27 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहा हूँ। लोग अब और भी ज्यादा खुश हो गए कि 3 साल पहले से अगर ये तैयारी कर रहे हैं तो 27 वर्ल्ड कप तो अपना ही है भाई। बट अनफॉर्चुनेटली ये सीरीज जो होती है ODI की, यहाँ पे इंडिया 2-0 से श्रीलंका से हार जाता है। इस सीरीज में रोहित शर्मा थे, विराट कोहली थे, पूरी फुल पैक्ड पावर टीम थी। इसके बाद भी इंडिया 2-0 से हार गया। हालांकि गौतम ने बोला कि फ्लूक हो गया, एक बार हम हार सकते हैं, हो गया, धोखा हो गया, ODI के अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। लोग भी इसको भुला देते हैं और इसके बाद बांग्लादेश इंडिया आ जाती है टेस्ट खेलने के लिए और T20I खेलने के लिए। बांग्लादेश जब इंडिया आती है तो पहले टेस्ट होते हैं और इंडिया 2-0 से टेस्ट एक तरफा जीत जाती है। बाद में जब T20I सीरीज आती है तो इंडिया 3-0 से बांग्लादेश को हराती है T20I सीरीज के अंदर। एंड T20I में रिकॉर्ड भी इंडिया ने सेट किया, जैसे लास्ट T20I में इंडिया ने 297 रन का रिकॉर्ड स्कोर बना दिया।
सबको दिख रहा था कि जीजीआर में इंडिया और ऊपर जा रही है और लोगों की एक्सपेक्टेशन से और ज्यादा ऊपर जा रही है, क्योंकि रिकॉर्ड भी नए नए बन रहे हैं। जैसे लोगों ने एक्सपेक्टेशन की थी कि जीजीआर में हम व्हाइट वॉश करेंगे, सबको वैसा भी हो रहा था और एक्चुअली में इंडिया वैसा तो कर ही पा रही थी, साथ में रिकॉर्ड भी सेट कर पा रहे थे, जो बहुत कमाल बात थी। बट 2024 में अब अक्टूबर का महीना आ चुका था और अक्टूबर 2024 में न्यूजीलैंड आती है टेस्ट सीरीज खेलने के लिए। 3 टेस्ट मैच की सीरीज थी। इस समय तक इंडिया ऑलमोस्ट WTC के फाइनल में क्वालिफाई कर चुका था, क्योंकि इंडिया को 8 में से 2 मैच जीतने थे। कमाल बात तो ये थी कि इंडिया भी डोमिनेट ही कर रहा था टेस्ट के अंदर। इवन इंडिया के इस समय टेस्ट रैंकिंग नंबर 2 में थी और कमाल बात भी ये थी कि इंडिया होम सीरीज में न्यूजीलैंड से ऐसे हारा नहीं था। इतिहास में कभी भी व्हाइट वॉश वगैरह नहीं हुए थे। इसका मतलब ये था कि यहाँ पे जीतेंगे और एक तरफा ही ये WTC फाइनल में एंटर कर जाएंगे। बट जब न्यूजीलैंड यहाँ खेलने आती है तो पहला मैच स्टार्ट होता है और इंडिया 46 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो जाती है। बाद में इंडिया ने काफी बड़ा स्कोर बनाया, लेकिन ये मैच इंडिया 8 विकेट से एक तरफा हार गई। इसके बाद इंडिया सेकेंड मैच भी हार जाती है और तीसरा मैच भी इंडिया का फंस जाता है। इवन तीसरे मैच में इंडिया को 147 का चेस मिला था। सबको लगा था ये मैच तो कम से कम जीतेंगे, लेकिन ये मैच भी इंडिया हार गई। इतिहास में पहली बार हुआ जब इंडिया न्यूजीलैंड से व्हाइट वॉश हो जाती है अपने घर के अंदर और सब लोग शौक रह जाते हैं। सबको लगता है कैसे ही पॉसिबल है, इंडिया अपने घर के अंदर व्हाइट वॉश कैसे हो सकती है। और व्हाइट वॉश होने के बाद अभी दिक्कतें और बढ़ चुकी थी। गौतम गंभीर पहली बार कोचिंग अपनी बड़ी टीम के सामने करने वाले थे और ये फेल हो चुके थे। 3-0 से इंडिया व्हाइट वॉश हो गई थी और WTC की साइकिल फंस चुकी थी। हालांकि रोहित ने इसके बाद बोला कि एक बार हो जाता है, एक बार चलता है, गलती हो गई, मैं मानता हूं कि मैंने खराब बैटिंग की, खराब कैप्टेंसी की, इसलिए हम हार गए। इसके बाद अगेन लोगों को लगता है जैसे ODI में श्रीलंका के सामने फ्लूक हो गया, वैसे ही टेस्ट में न्यूजीलैंड के सामने फ्लूक हो गया है। लोगों को लगता है हम आने वाले टाइम में जीतेंगे और WTC फाइनल भी खेलेंगे और सारे फाइनल जीतेंगे। हो सकता है जीजीआर में 2 फ्लूक हो गए हैं। और इसी के जस्ट बाद नवंबर 2024 में इंडिया साउथ अफ्रीका टूर में भी चली जाती है। यहाँ पे इंडिया को T20I खेलने थे और इंडिया T20I सीरीज एक तरफा जीतती भी है। इंडिया ने 4 T20I मैच की सीरीज को 3-1 से जीता। कमाल बात तो ये थी कि एक मैच में इंडिया ने 283 का रिकॉर्ड स्कोर बनाया। इवन इस T20I सीरीज में संजू रिटर्न आते हैं और संजू 3-3 सेंचुरी मार कर जाते हैं। Fastest ever 100 made by an Indian against South Africa. It's taken him just 47 balls. इन सबको यही लगने लग जाता है कि गौतम ने एक बार बोला था कि अगर ये हेड कोच होते तो ये संजू को कभी ड्रॉप नहीं करते, संजू में बहुत पोटेंशियल है। अभी जब गौतम हेड कोच है तो संजू आ भी गए और संजू ने सेंचुरी पे सेंचुरी मारना स्टार्ट कर दी। मतलब गौतम जो बोलते हैं वो ये करते हैं। मिला जुला कर नवंबर 2024 तक चीजें बहुत सही थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। 2 सीरीज हम हारे थे, इसके बाद भी लोग इनको ट्रोल नहीं कर रहे थे। बट इसके बाद ना दिसंबर 2024 आता है और इस समय BGT मतलब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी स्टार्ट होती है। ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी काफी ज्यादा डिसाइडिंग सीरीज थी, क्योंकि इस सीरीज को जीतने के बाद ही हम WTC फाइनल में जाते। इवन इस सीरीज को 2-2 से ड्रॉ खेल के भी हम WTC फाइनल में पहुंच सकते थे, तो ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट थी। वेल ये सीरीज जब स्टार्ट होती है, इंडिया पहले मैच की पहले इनिंग में 150 पर ऑल आउट हो जाती है। बट बाद में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 104 रन पर ऑल आउट कर दिया। इसके बाद जब इंडिया की सेकेंड इनिंग में बैटिंग आई तो इंडिया ने 497 रन बनाए और इंडिया बहुत बड़े मार्जिन से मैच जीत गई। बाद में गंभीर प्रेस में आते हैं और कहते हैं कि मैंने बोला था कि हम जीत जाएंगे, अभी हम पूरी BGT जीतने वाले हैं और WTC फाइनल में जाने वाले हैं। इनका कॉन्फिडेंस देखकर लग रहा था कि एक्चुअली में इंडिया जीतेगी, कमाल कर देगी, लेकिन इसके बाद इंडिया हारती ही जाती है। पूरी BGT के अंदर इंडिया 3-1 से हार जाती है। वो पहला मैच के अलावा इंडिया कोई मैच नहीं जीत पाई और WTC फाइनल से हम बाहर हो गए। इस BGT के अंदर हालत ये हो गई थी कि हम फॉलो ऑन सेलिब्रेट कर रहे थे। जब ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली और गौतम फॉलो ऑन सेलिब्रेट करते हैं तो लोग इनको ट्रोल करने लग गए। लोग कहने लग गए कैसी हालत हो गई है कि आज फॉलो ऑन बचाने को सेलिब्रेट करना पड़ रहा है। मतलब कैसी टीम इंडिया की हालत हो चुकी है। देखिए श्रीलंका की ODI वाली सीरीज, न्यूजीलैंड की टेस्ट वाली सीरीज एक बार फ्लूक बोल के टाल दी गई, लेकिन BGT हारना बहुत बड़ी बात थी। BGT हारने के बाद तो WTC साइकिल से एग्जिट हो चुकी थी इंडिया। दिक्कत वाली बात तो ये थी कि 8 में से इंडिया को 2 मैच जीतने थे और इंडिया वो भी नहीं कर पाई थी। GG में इंडिया नीचे ही गई थी टेस्ट में लगातार। इनकी रैंकिंग जो थी वो नंबर 1 से नंबर 3 पर आकर गिर गई थी और एक्चुअली में GG टेस्ट में सही चल नहीं रहा था। ये पहली बार था जब लोग गौतम को ट्रोल करना स्टार्ट करते हैं और कहते हैं कि गौतम जो है बड़ी बड़ी बातें बस करते हैं, इनकी कोचिंग में इंडिया कुछ बड़ा तो कर नहीं पा रही है। मेरे अंदर जो दिल रोता है टेस्ट क्रिकेट ऐसे दिखते हैं यार। 2024 कुछ इस तरीके से गौतम का एंड होता है और 2024 जो इनका पहला हेड कोचिंग का साल था एज अ फील्ड कोच, ये देखे जाते हैं जहां पे इंडिया नीचे ही गई। 2024 एंड होता है और 2025 का ईयर आ जाता है और 2025 के स्टार्टिंग में इंग्लैंड आती है इंडिया सीरीज खेलने। देखिए इंग्लैंड जब इंडिया सीरीज खेलने आई तो यहाँ पे 5 T20I होने थे और 3 ODI खेले जाने थे।
T20 सीरीज जब स्टार्ट होती है तो इंडिया एक के बाद एक मैच जीतने लग जाती है और इंडिया पहले 3 मैच में से 2-1 की बढ़त बना लेती है। अब इंडिया के पास 2-1 की बढ़त थी, चौथा मैच बहुत इंपॉर्टेंट था। ये मैच अगर इंडिया जीतती तो सीरीज जीत जाती और अगर इंग्लैंड जीतती तो सीरीज ड्रॉ हो जाती 2-2 से, मतलब आखिरी मैच सब डिसाइडिंग हो जाता। इस फोर्थ मैच में क्या होता है, फोर्थ मैच में इंडिया की पहले बैटिंग आती है, इंडिया सिर्फ 181 रन बना पाती है। इवन इस इनिंग में क्या हुआ कि शिवम दुबे लास्ट ओवर में जब बैटिंग कर रहे थे तो इनके सिर पर बॉल लग गई। इसके बाद भी बैटिंग करते रहते हैं और पूरा खेल कर जाते हैं, 50 भी मारते हैं। बाद में जब इंग्लैंड इस स्कोर को चेस करने आई तो इंग्लैंड काफी आसानी से चेस कर रही थी, इंग्लैंड ये मैच जीतने वाली थी, लेकिन गौतम शिवम दुबे के रिप्लेसमेंट में हर्षित को ले आते हैं। एक्चुअली में ये आईसीसी का रूल है कि अगर किसी भी बैट्समैन को सिर में बॉल लग जाती है तो कंकेशन रूल के चलते उसका रिप्लेसमेंट उसके बराबर का खिलाड़ी लाया जा सकता है। गौतम शिवम के रिप्लेसमेंट में हर्षित को ले आए। शिवम दुबे वहां 50 मार के गए थे और हर्षित यहाँ पे आकर 3 विकेट ले गए और इंडिया ये मैच 15 रन के सिली मार्जिन से जीत गई। इंडिया ये सीरीज एक्चुअली में जीत चुकी थी, लेकिन सब लोग कह रहे थे कि ये चीटिंग है। जॉस बटलर कहते हैं कि ये तो चीटिंग की गई है, ये कैसे हो सकता है कि आप शिवम दुबे के रिप्लेसमेंट में हर्षित को लेकर आ गए, हमें तो पता ही नहीं था कि हर्षित जो है वो प्योर बॉलर है। आप भी जो लोग क्रिकेट देखते हैं सबको पता है कि दुबे प्योर बैट्समैन है, बॉलिंग साइड उनकी बहुत कमजोर है, जबकि हर्षित प्योर बॉलर है, उनकी बैटिंग साइड बहुत कमजोर है। कंकेशन रूल कहता है कि बराबर के प्लेयर ही रिप्लेस किए जा सकते हैं, लेकिन गौतम ने यहाँ अपना दिमाग लगाया और दिमाग से मैच जिता दिया। इंडिया में लोग काफी खुश थे कि यार कोई रिकी पॉन्टिंग जैसा आया है, जो चीटिंग करके रिकी पॉन्टिंग जीतते थे वैसा ही कुछ गौतम कर रहे हैं और ये गलत भी नहीं है, जीतना है हमें चाहे जैसे भी हम जीते। बाद में इंडिया 4-1 से T20 सीरीज जीत जाती है और ये मामला शांत हो जाता है। इसके बाद ODI सीरीज आती है और यहाँ भी हम 3-0 से जीत जाते हैं और इंडिया अगेन डोमिनेट करने लगती है। इसके जस्ट बाद चैंपियन ट्रॉफी आती है और चैंपियन ट्रॉफी में तो और कमाल होता है। देखिए चैंपियन ट्रॉफी के अंदर गौतम गंभीर अक्षर को भी खिलाते हैं, जडेजा को भी खिलाते हैं, कुलदीप को भी लेकर आते हैं, वरुण चक्रवर्ती को भी लेकर आते हैं। एक्चुअली में गौतम ने 4 स्पिनर इसलिए रखे क्योंकि दुबई में मैच होने थे इंडिया के और दुबई की पिच जो ये स्लो है, ये स्पिन को सपोर्ट करती है। बाद में ये चीज बहुत काम आई, इंडिया एक के बाद एक मैच जीतने लगी और बिना मैच हारे इंडिया चैंपियन ट्रॉफी जीत गई। देखिए इंडिया जैसे चैंपियन ट्रॉफी जीतती है इसके बाद लोग WTC साइकिल से बाहर वाली बात भूल चुके थे। लोगों को ये था चलो गौतम है रमे, हमने चैंपियन ट्रॉफी एक बार में जीत ली, हम कहीं भी नहीं फंसे, दिक्कत तो नहीं हुई हमें सेमीफाइनल फाइनल के अंदर। लेकिन दिक्कत तब होती है जब चैंपियन ट्रॉफी के जस्ट बाद IPL आता है और IPL के बीच में 7 मई को पता चलता है कि रोहित टेस्ट से रिटायरमेंट ले रहे हैं। रोहित टेस्ट से रिटायरमेंट ले लेते हैं और कहते हैं कि अब मेरा हो गया है, मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ। रोहित के रिटायरमेंट के 1 हफ्ते बाद ही विराट भी टेस्ट से रिटायर हो जाते हैं। क्रिकेट की दुनिया की आज की सबसे बड़ी खबर है, अब किंग कोहली टेस्ट में यानी व्हाइट टी-शर्ट में नजर नहीं आएंगे। अब रोहित का रिटायरमेंट तो लोगों को समझ भी आ रहा था कि ठीक है रोहित एज अ कैप्टन ज्यादा अच्छा कर नहीं पा रहे थे, लेकिन विराट के रिटायरमेंट के बाद सब शौक रह गए। विराट जो है ये रणजी खेलने गए थे दिल्ली में, इन्होंने प्रैक्टिस की थी और दिल्ली वाले कोच से विराट ने बोला था कि इंग्लैंड जाके मैं 4 सेंचुरी मारने वाला हूँ, फॉर्म में रिटर्न आने वाला हूँ। विराट इतनी मेहनत कर रहे थे इंग्लैंड जाके सेंचुरी मारने के लिए, इसके बाद भी विराट ने रिटायरमेंट ले ली। ये चीज लोगों को हजम नहीं होती कि ये कैसे हो सकता है, विराट एकदम से टेस्ट क्रिकेट से कैसे रिटायर हो सकते हैं 9200 रन बनाने के बाद, जबकि इन्होंने बोला था कि 10,000 रन तो बनाएंगे ही। और दिक्कत तो तब बढ़ती है जब 24 मई को इंडिया की नई टेस्ट टीम आती है और यहाँ पे सबको दिखता है कि शुभमन न्यू टेस्ट कैप्टन बन चुके हैं। सुनील गावस्कर से लेकर दुनिया के बड़े बड़े लेजेंड का कहना था कि KL राहुल, जसप्रीत बुमराह, ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी हैं, इनको कैप्टन बनाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कैप्टन शुभमन गिल बन गए। इसके बाद तो लोग अगेन एकदम से भड़क जाते हैं, लोग पूरा ब्लेम गंभीर पर डालने लगते हैं और कहने लगते हैं कि गंभीर जो है स्टार कल्चर को खत्म करना चाहते थे, इन्होंने ही फोर्स किया है विराट और रोहित को रिटायरमेंट के लिए। अब लोगों को एक बार फिर से WTC की याद आ जाती है और ये कहने लग जाते कि WTC साइकिल भी हम गंभीर के कारण ही बाहर हुए हैं, गंभीर अच्छे हेड कोच नहीं है, इनको हटा दो। हालांकि BCCI क्लियर कर देता है कि गंभीर जो है 2027 वर्ल्ड कप तक हेड कोचिंग करने वाले हैं, इनका कॉन्ट्रैक्ट तब तक का है चाहे इंडिया ऊपर जाए या नीचे जाए, लेकिन ये हेड कोचिंग 27 वर्ल्ड कप तक करेंगे। बाद में इंडिया इंग्लैंड सीरीज में जाता है और यहाँ पे इंडिया अच्छा परफॉर्म करता है। विराट रोहित के बिना भी इंडिया इंग्लैंड जाकर 2-2 से ड्रॉ खेल के आता है, जबकि इंडिया इंग्लैंड में 2008 से कोई सीरीज नहीं जीता था। मतलब कि इंग्लैंड में अगर इंडिया ने ड्रॉ भी खेला तो बहुत बड़ी बात थी और एक्चुअली में यहाँ गंभीर सक्सेसफुल हुए थे जहां ये ड्रॉ खिलाकर आए थे इंग्लैंड में। इंग्लैंड इंडिया सीरीज के जस्ट बाद 2025 का एशिया कप आ जाता है जो सितंबर के महीने में था और एशिया कप की स्क्वाड आती है। देखिए एशिया कप की जैसे स्क्वाड आती है तो और ज्यादा खलबली मच जाती है और गौतम की बात और ज्यादा होने लग जाती है। एक्चुअली में एशिया कप की स्क्वाड में सब देखते हैं कि यहाँ पे श्रेयस और यशस्वी का नाम नहीं और शुभमन वाइस कैप्टन बना दिए गए। लोगों को अब समझ में आ जाता है कि शुभमन को ये तीनों फॉर्मेट का कैप्टन बना रहे हैं और गौतम गंभीर शुभमन गिल को फेवर कर रहे हैं।
दिक्कत वाली बात ये थी कि इस पूरे स्क्वाड में हर्षित का नाम आ गया था शमी की जगह, जबकि शमी का रिप्लेसमेंट कभी हर्षित नहीं हो सकते। मोहम्मद शमी ने बोला था कि मैं अवेलेबल हूँ, इसके बाद भी मोहम्मद शमी की जगह हर्षित राणा को सिलेक्ट किया गया, जबकि शमी कितने क्वालिटी बॉलर हैं। ये पहली बार था जब गौतम के ऊपर फेवरिज्म का ब्लेम लगने लगा। लोग कहने लगे गौतम अपने फेवर खिलाड़ी को लेकर आते हैं। एक्चुअली में 2025 आईपीएल में श्रेयस अय्यर, यशस्वी की परफॉर्मेंस शुभमन से बेटर थी। इसके बाद भी शुभमन को टीम में रिटर्न लाया गया और वाइस कैप्टन बना दिया गया। साथ में शमी जब इतने टॉप बॉलर हैं तो उनकी जगह हर्षित राणा कैसे आ गए। सबको यही लगा कि केकेआर कोटा लगाया गया है, क्योंकि हर्षित जो है ये भी केकेआर से खेलते हैं, शुभमन जो है ये भी केकेआर से 2021 तक खेले हैं। मतलब कि केकेआर कोटा लगाकर ही गंभीर इन दोनों को लेकर आए हैं इंडियन टीम में और लगातार इनको प्रमोट कर रहे हैं। अब एक तो गंभीर की कोचिंग में लगातार इंडिया टेस्ट में नीचे गई है, दूसरी चीज ये है कि इनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि रोको ने इनके कारण ही रिटायरमेंट लिया है। तीसरी चीज एक और आगे खड़ी हो गई कि सब लोग कहने लग गए कि ये फेवर करते हैं खिलाड़ियों को, वही खिलाड़ी टीम में आते हैं, मतलब ये अपने फेवरेट खिलाड़ी टीम में रखते हैं। हालांकि बाद में एशिया कप स्टार्ट होता है और ये एशिया कप इंडिया एक तरफा डोमिनेट कर जीत जाती है। It's over. It's India who win the Asia Cup. देखिए एशिया कप के बाद अगेन लोग जीजी की तारीफ करने लग जाते। दिक्कत नहीं थी क्योंकि इंडिया ने एक तरफा एशिया कप जीता था, लेकिन इसके जस्ट बाद इंडिया की ओडीआई स्क्वाड आती है और यहाँ पे कैप्टन शुभमन गिल थे। मतलब कि रोहित शर्मा को ओडीआई कैप्टनसी से हटा दिया गया था और ये कैसे पॉसिबल था। रोहित ओडीआई के सबसे बेस्ट कैप्टन थे पूरी दुनिया में, जिनका विनिंग परसेंटेज 80% से ज्यादा था। इसके बाद भी रोहित को कैप्टनसी से हटाया गया। रोहित खुद भी शौक थे कि एज अ कैप्टन कैसे हट गए। लोगों को भरोसा था कि रोहित एज अ ओडीआई कैप्टन 27 वर्ल्ड कप जिताएंगे, लेकिन इनको हटा दिया गया। बाद में जब इंडिया ओडीआई सीरीज खेलने गई तो ये खबर फैल गई कि रोहित को यहाँ पे रिटायरमेंट ले लेंगे क्योंकि इनको हटाया जा रहा है। गंभीर चाहते ही नहीं है कि इनको टीम में डाला जाए। बाद में इंडिया 2-1 से सीरीज हार गई और यहाँ पे सबसे ज्यादा रन रोको नहीं बनाए। और इसके बाद अभी साउथ अफ्रीका सीरीज आती है। देखिए साउथ अफ्रीका जब इंडिया खेलने आई तो सबको पता था कि इंडिया ये सीरीज जीतेगी क्योंकि ये होम सीरीज होनी है। साथ में इंडिया ने न्यूजीलैंड से 3-0 से हारने के बाद सीख ले ली है कि अब स्पिन पिच नहीं बनानी है, पिच जो है इनके स्ट्रेंथ के हिसाब से ही बनानी है। इतना कुछ होने के बाद भी गौतम जो है ये स्पिन पिच बनाते हैं पहले मैच के अंदर और इंडिया खुद की स्पिन में फंसती जाती है। इंडिया का पहला मैच जो है 14 नवंबर को साउथ अफ्रीका के साथ होता है। इस मैच में क्या होता है कि साउथ अफ्रीका की पहले बैटिंग आती है और इंडिया यहाँ पे 159 पर इनको ऑल आउट कर देती है। सबको समझ में आता है कि गौतम ने एक बार फिर से स्पिन की पिच बनवाई है। ये चाहते हैं कि स्पिन ट्रैक में इंडिया खेले और इनको लग रहा है कि स्पिन में इंडिया जीतेगी। बाद में इंडिया की बैटिंग आई, इंडिया ने करीबन 180 रन बनाए और इंडिया लीड लेकर भी चली गई। सबको लगा इस बार गौतम सही कर रहे हैं। इसके बाद इंडिया ने अगेन साउथ अफ्रीका को 153 पर रोका और इंडिया को बहुत छोटा सा टारगेट मिला। इंडिया को 150 रन का भी टारगेट नहीं मिला था। इसके बाद भी इंडिया 93 पर ऑल आउट हो जाती है और ये टेस्ट मैच इंडिया हार जाती है। हमारा तो मतलब ना डिफेंस पे कॉन्फिडेंस है ना शॉटों के ऊपर कंट्रोल है और शॉट है नहीं। अब ये कोशिश कर रहे हैं हम शॉट ढूंढने। सब लोग जैसा कह रहे थे कि न्यूजीलैंड सीरीज से हमने सीखा है कि स्पिन पिच मत बनाओ। इसके बाद भी गौतम ने स्पिन पिच बनाई और स्पिन में हम फंस चुके थे। सीखने के बाद भी गौतम की गलती सबको साफ दिख रही थी और इसके बाद भी गौतम कह रहे थे कि पिच बिल्कुल सही थी, पिच वैसे ही थी जैसी मैंने बोली थी, बस हमारे बैट्समैन अच्छा नहीं खेले इसीलिए हम ये मैच हार गए। मतलब गौतम कह रहे थे कि पिच तो मैं ऐसे ही चाहता था। बाद में गौतम सेकंड मैच के अंदर कहते हैं कि अब बैटिंग पिच बनाओ क्योंकि स्पिन में हमारी टीम फंस रही है, फास्ट बॉलिंग हमारे पास अच्छी है नहीं, तो ये बैटिंग पिच बनाते हैं। अब बैटिंग पिच में जब इंडिया सेकंड मैच खेलने आती है तो यहाँ पर दिक्कतें और बढ़ जाती है। बैटिंग पिच में हम साउथ अफ्रीका के 20 विकेट भी नहीं गिरा पाते और हमारे 20 विकेट तो ऐसे गिरते हैं कि इंडिया 408 रन के बड़े मार्जिन से मैच हारती है। इस तरह की विकेट नहीं बनानी चाहिए जो टॉस पे डिसीजन हो जाए। साउथ अफ्रीका के कोच से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला जाता है कि आप तो इनिंग पहले भी डिक्लेयर कर सकते थे। अगर आप पहले इनिंग डिक्लेयर कर देते तो इंडिया तो वैसे भी अब चेस नहीं करने वाली थी, आप जीत ही जाते मैच को। यहाँ पे साउथ अफ्रीका के कोच कहते हैं कि हम चाहते थे कि इंडिया और तड़पे और पसीना बहाए और मशक्कत करे और परेशान हो। हम चाहते थे कि इंडिया वहीं पे बिल्कुल डटे रहे हमें आउट करने के लिए। आप सोचिए वही साउथ अफ्रीका है जो इंडिया में खेलने आती थी तो हम इनको एक तरफा हराते थे, हम 500 बनाते थे और 400 रन से इनको बीट करते थे। आज पूरी प्रोसेस रिवर्स हो गई है। साउथ अफ्रीका जो है 400 रन से जीत रही है जबकि टीम इंडिया तो वही है। बस दिक्कत यही है, चेंज एक ही हुआ है, हेड कोच का चेंज। अभी इंडिया की 2027 की WTC की भी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो गई है क्योंकि इंडिया को 9 में से 7 मुकाबले जीतने हैं। आप सोचिए इंडिया 9 में से 7 मैच जीतेगी तब इंडिया WTC फाइनल में जाएगी और ये 7 मैच किससे होने आपको पता है? 2 मैच तो श्रीलंका से हैं लेकिन 2 मैच होने हैं न्यूजीलैंड से और 5 मैच ऑस्ट्रेलिया से होने हैं इंडिया के। मिला जो लाकर आप कह सकते हैं कि इंडिया की 3 टेस्ट सीरीज होनी है, श्रीलंका के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ और तीनों इंडिया को जीतनी है तभी इंडिया WTC फाइनल में पहुंच पाएगी। और यही रीजन है कि अभी जो जीजी एरा है, गौतम गंभीर का जो एरा है वो डेंजर में आ गया और शायद ये एरा बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा।
वेल मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, एक्चुअली में बात क्या है कि साउथ अफ्रीका से हारने के बाद गौतम से पूछा गया, उनसे बोला गया कि आपको अभी रिजाइन कर देना चाहिए, आप अभी हेड कोच क्यों हो। इसके रिप्लाई में गौतम कहते हैं कि बीसीसीआई ही डिसाइड करेगी कि मुझे रखना है या फिर मुझे निकालना है, बीसीसीआई के ऊपर ही है। इन्होंने बोला कि ये मत भूलना कि मैं वही हेड कोच हूँ जिसकी हेड कोचिंग में चैंपियन ट्रॉफी इंडिया ने जीता, एशिया कप इंडिया ने जीता, साथ में इंग्लैंड में ड्रॉ खेल के आई है इंडिया। देखिए इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है कि ऐसा हेड कोच गौतम T20I में बहुत अच्छे हेड कोच है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया ने रिकॉर्ड भी बनाए हैं, 297, 283 जैसे स्कोर बनाए हैं। इंडिया T20I में ऊपर ही गया है जब से गौतम एज हेड कोच आए हैं। बट यदि हम ODI में देखें तो इंडिया को वहां पे हेड कोच की जरूरत भी नहीं है, वहां पे तो इंडिया टॉप में ही रहता है, क्योंकि इंडिया ODI में हमेशा डोमिनेट करता आया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेट यहाँ पे टेस्ट का है, और टेस्ट फॉर्मेट में इंडिया लगातार नीचे गई है गौतम की हेड कोचिंग में। गौतम ने अभी बोल तो दिया है कि बीसीसीआई डिसाइड करेगी कि हेड कोच नया चाहिए है नहीं चाहिए है। लोग ये कह रहे हैं कि अभी गौतम अगर T20I में अच्छे है तो बीसीसीआई T20I के लिए गौतम को रख ले, ODI और टेस्ट के लिए नया हेड कोच बना दे। बट दिक्कत यह है कि आज तक के इतिहास में ऐसा बीसीसीआई ने कभी नहीं किया है कि तीनों फॉर्मेट के लिए अलग अलग हेड कोच चुना जाए। हमेशा बीसीसीआई एक ही हेड कोच रखती है तीनों फॉर्मेट के लिए। यही रीजन है कि अभी बीसीसीआई ने बोला है कि इतने जल्दी हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं। बट आप सोचिए कि जीजे अभी डेंजर में इसलिए आ गया है क्योंकि बीसीसीआई ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। बीसीसीआई ने बोला कि जब हमने गौतम गंभीर को टेन्योर दिया था तब हमने बोला था कि 27 वर्ल्ड कप तक गौतम रहेंगे, चाहे इंडिया किसी भी फॉर्मेट में ऊपर जाए या नीचे जाए, गौतम 27 वर्ल्ड कप तक हेड कोचिंग करेंगे। बट अभी क्या हुआ है, साउथ अफ्रीका सीरीज हारने के बाद बीसीसीआई ने बोला कि गौतम के हेड कोचिंग में टेस्ट में लगातार इंडिया नीचे गई है, नंबर 1 से नंबर 5 में इंडिया आ चुकी है। इस सिचुएशन में अभी बीसीसीआई ने बोला कि 2026 T20I वर्ल्ड कप के बाद ये डिसीजन एक्चुअली में लिया जाएगा कि गौतम आगे कंटिन्यू करेंगे हेड कोचिंग या नहीं करेंगे। अगर हम 26 वर्ल्ड कप जीतते हैं तो ये कंटिन्यू करेंगे, वरना नया हेड कोच बनाया जाएगा, 1 साल कम इनका कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा जो एक्चुअली में साइन हो चुका है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि गौतम के लिए अब एक सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। जो भी सीरीज ये हारेंगे उसके बाद बीसीसीआई की नई जो है स्टेटमेंट आएगी और गौतम का टेन्योर खतरे में आता जाएगा। आपको क्या लगता है, गौतम गंभीर ऐसा हेड कोच रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए? मैंने एक सीरीज आपको एक्सप्लेन कर दिया जब से गौतम आए हैं आज तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अगली वीडियो किस टॉपिक में चाहिए जरूर से ये भी बताइएगा। साथ में आप टेस्ट टीम की ये वीडियो जरूर से देखिएगा कि किस तरीके से इंडियन टेस्ट टीम का डाउनफॉल हुआ है, और शुभमन की ये वीडियो देखिए कि T20I में वो किस तरीके से बर्डन है, इसके बाद भी उनको खिलाया जा रहा है। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।